मित्रों, हम प्रेमचंद का जब भी स्मरण करते हैं या जब भी उनकी रचनात्मक दुनिया से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरा हिंदी साहित्य की कहानियों से गुजर रहे हैं और हमें न जाने कितने पात्र, न जाने कितने चरित्र हमारी आंखों के सामने इधर उधर घूमने लगते हैं। वो ज़माना, वो बनारस याद करते हैं। हंस का संपादन करने वाले प्रेमचंद, लोगों की कहानियां पढ़ के उनमें सुधार करने वाले प्रेमचंद, फटे जूते वाले प्रेमचंद, जीवन के दुर्धर्ष का सामना करने वाले प्रेमचंद, अंग्रेज सरकार की नौकरी करने वाले प्रेमचंद, अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ने वाले प्रेमचंद मुंबई जाते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। 1 साल भर रहते हैं, वापस लौट आते हैं और उसके बाद तो उनकी मृत्यु ही हो जाती है। प्रेमचंद की सरलता, सादा जीवन, उनकी रचनात्मकता में इस प्रकार रचा बसा है कि जब भी उनको पढ़ेंगे हम, हमारे भीतर की दुनिया खुलती चली जाएगी। पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिखने वाले प्रेमचंद, कफन जैसी कहानी लिखने वाले प्रेमचंद, 300 कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद, उनकी कहानियों में जो वैविध्य है, किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद समेटते चलते हैं। उनकी कहानियाँ अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु कई कहानियाँ कस्बे की ज़िंदगी या स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी हुई है। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म, जाति में है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई किसान है, कोई विद्यार्थी है। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को नहीं उठाया। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण में पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ी एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं। जैसे उनकी कलम हर किसी चीज़ को छूती हुई चलती है और उसके बैकग्राउंड में वो तमाम चीज़ें चलती है जो मनुष्य के जीवन में सुधार लाने का, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर करने का काम करती चलती है। यही प्रेमचंद की ताकत है। प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में आदर्श का पुट मिलता है। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दारोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। जबकि परवर्ती कहानियाँ पूस की रात और कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि इनकी पहले वाली कहानी आदर्शवादी है और बाद में लिखी गई कहानियाँ यथार्थवादी कहानियाँ हैं। जीवन की वास्तविकता को फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन सिर्फ आदर्श से नहीं चल सकता है। जीवन की यथार्थ की बातों को हम स्वीकार करेंगे, हम समझेंगे, तभी हम जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि आदर्श जब टूटता है ना, तो इंसान समझे कि अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए जब जीवन की वास्तविकता और जीवन की जो हकीकत है उससे हम जितना जल्दी रूबरू हो जाए उतना बढ़िया है। प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा। आरंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति
के आचरण का अधिक वर्णन किया गया है। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानी है और 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे एवं संश्लिष्ट होते गए तथा कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। कहानियों के पात्रों का चित्रांकन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा और कहानी को चरम सीमा तक द्वंद्व एवं समस्या समाधान में पहुंचाया गया। शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानी है। इससे पूर्व की कहानियाँ प्रभाव की दृष्टि से कमजोर कही जाएगी। प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण परंपरागत मूल्यों में आस्था और अंधविश्वास प्रवृत्ति कहानियों में दिखाई पड़ता है। लेकिन इनका जो अंतिम समय है, इसे कहते हैं ना कि मतलब 30 से 36 तक का समय है प्रेमचंद का, उसमें प्रेमचंद ने बहुत कुछ बदल दिया था। उसमें खुद उन्होंने अपना और अपनी रचनात्मकता का मूल्यांकन करना शुरू किया और अपने आप को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया कि वाकई अभिव्यंजना और भाव व्यंजना बदलती चली गई। 30 से लेकर 36 तक का कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष कालखंड है। इस काल की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं जिनमें सच्चाई को नग्न रूप को उजागर किया गया है। हिंदी की आधुनिक कहानियों को ऐसी कहानियों से बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमचंद शुरू में तो शायद कुछ आदर्शवाद के चक्कर में लंबी लंबी कहानियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को ध्यान रखा और यथार्थ को समझते हुए अपने कथ्य और शिल्प दोनों को ही समेटते हुए बड़े ही प्रभावशाली तरीके से कहानियाँ लिखना शुरू किया। तो प्रेमचंद प्रेमचंद ही थे। हम जितना उनको पढ़ेंगे, जितना उनको समझेंगे, हमारे रचनात्मक जगत को, हमारी रचनात्मकता को मजबूत करने में, उसको आगे बढ़ाने में प्रेमचंद उत्तरोत्तर हमारी मदद ही करते चलेंगे।